शहर में शिफ्ट हुए थे। दरअसल जयंत का ट्रांसफर मेरठ के एक छोटे से शहर में हो गया था। उनका घर शहर की भीड़ भाड़ से हटकर थोड़ा कम आबादी वाले जगह पर था। आसपास बहुत कम घर थे। नीलिमा के घर के सामने एक बड़ा सा घर था जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी अपनी 2 पोतियों के साथ रहते थे। नए घर में शिफ्ट होने के बाद नीलिमा ने अपने सामने के पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। 2 दिन बीत चुके थे। नीलिमा का नई जगह पर मन नहीं लग रहा था, इसीलिए वो अपनी बालकनी में बैठे भूतिया डरावनी कहानियों को पढ़ रही थी। कहानियों को पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता नहीं चला। रात के करीब 12 बज चुके थे। नीलिमा की आंख खुली तो उसने देखा उनके सामने वाले घर की छत के टेरेस पर एक लड़की बेसुध सी खड़ी होकर नीचे देख रही थी। देखने से लग रहा था जैसे वो नीचे कूदने वाली थी। अरे, ये इतनी रात को वहां क्या कर रही है? हेलो हेलो, हट जाओ वहां से, तुम नीचे गिर जाओगी। नीलिमा के बार बार चिल्लाकर बोलने पर भी वो लड़की नहीं सुनती, जिस वजह से वो खुद भागती हुई घर से बाहर जाती है और सामने वाले घर की जोर जोर से बेल बजाती है। तभी दरवाजा खुला और सामने वही बूढ़े अंकल और आंटी खड़े थे। अंकल, वो आपकी पोती छत के टेरेस पे खड़ी है, शायद वो नीचे कूदना चाहती है। ऐसा सुनते ही वो सब भागते हुए छत के टेरेस के पास पहुंचते हैं, पर वहां कोई भी नहीं था। अरे, वो लड़की कहाँ गई? वो अभी तो यहीं थी। इसके बाद वो बूढ़ी आंटी अपनी पोती के कमरे की तरफ जाती है, जहां दोनों लड़कियां आराम से सो रही थी। ये देख नीलिमा चौंक गई। इसे कैसे हो सकता है? ये लड़की तो अभी छत पर थी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, इतनी रात को आकर किसी को डराने का क्या मतलब बनता है? नीलिमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जो लड़की छत के टेरेस पर थी वो कौन थी। इसी कश्मकश में वो अपने घर आकर सो गई। अगले दिन सुबह नीलिमा उठकर तैयार हो रही थी, लेकिन तभी उसके आंखों के आगे धुंधलापन छाने लगा और वो बेहोश हो गई। नीलिमा, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मुझे क्या हुआ था? तुम प्रेग्नेंट हो नीलिमा। ये बात सुनकर नीलिमा के चेहरे पर एक खुशी झलक उठी, पर दूसरी ओर जयंत ये बोलते हुए काफी दुखी था। क्या हुआ जयंत? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें पता है ना, माँ बनना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। पिछले 3 बार क्या हुआ है तुम खुद भी जानती हो, इसलिए बेहतर होगा तुम इस बच्चे को गिरा दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये मेरा बच्चा है और चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा कहकर नीलिमा गुस्से में वहां से चली गई। नीलिमा को बच्चे बहुत पसंद थे, इसीलिए वह सामने वाले घर की छोटी लड़की से अक्सर बात करने की कोशिश करती थी। आंटी, आप बहुत अच्छे हो, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, पर दादा दादी ने मुझे किसी से बात करते हुए देखा तो बहुत डांटेंगे। अरे, ऐसा क्यों भला? तुम परेशान मत हो, मैं उनसे बात करूंगी। अच्छा, तुम स्कूल जाओ वरना लेट हो जाओगी। थोड़ी देर बाद नीलिमा अपने सामने वाले घर में गई। नमस्ते आंटी जी, वो आज मेरी एनिवर्सरी है। इस शहर में हमारी जान पहचान का कोई और नहीं है। आप लोग अगर आज रात का खाना हमारे साथ खाते तो हमें बहुत अच्छा लगता। अगर तुम्हारे अंकल मान गए तो ही हम आएंगे। ठीक है आंटी जी, मैं इंतजार करूंगी। तुम्हें लगता है वो लोग आएंगे? पता नहीं, पर इंतजार करके देखते हैं। तभी उनके घर की कॉलिंग बेल बजी। लगता है वो लोग आ गए। नीलिमा ने दरवाजा खोला तो सामने वो बूढ़े अंकल, आंटी और उनकी दोनों पोतियां आई हुई थी। वाओ, नाइस हाउस,
थैंक यू आंटी, मेरे कहने पर आप लोग आए। इसके बाद सब लोगों ने एक दूसरे से बहुत सारी बातचीत की, खाना खाया और अपने घर चले गए। उसी रात की बात है, करीब 2 बज रहे थे। बूढ़े अंकल और आंटी अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उन्हें अपनी पोती के चीखने की आवाज सुनाई दी, जिसकी आवाज सुनकर वो दोनों उसके कमरे में गए, जहां उनकी बड़ी पोती प्रिया अपनी छोटी बहन का गला दबा रही थी। दीदी दीदी मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्रिया की आंखें पूरी तरीके से लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से कोमल का गला दबा रही थी, जिसे देख अंकल और आंटी ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। ये क्या कर रही हो प्रिया, तुम अपनी छोटी बहन का गला क्यों दबा रही थी? प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से से दूसरे कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। अगली सुबह डॉक्टर को अंकल आंटी के घर से निकलता देख नीलिमा ने आंटी से जाकर पूछा, आंटी कोई प्रॉब्लम हुई है? किसी की तबीयत खराब है क्या? हाँ है, पर हम देख लेंगे, तुम यहाँ से जाओ। ऐसा कहकर आंटी जी ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। दिन ब दिन प्रिया की हालत और ज्यादा खराब होने लगी। वो किसी सामान्य इंसान की तरह बर्ताव नहीं करती थी, हमेशा सबसे चिल्लाकर बात करती थी और गुस्से में घर का सामान इधर उधर फेंक देती थी। एक दिन की बात है, कोमल स्कूल से आने के बाद अपने कमरे में गई तो उसने देखा उसकी बहन कमरे में बैठे अपने सर के बाल नोच रही थी। उसके नाखून खून से लथपथ थे, सर में भी कई जगह बड़े बड़े घाव हो गए थे। ये सब देख घर वाले बहुत ज्यादा चिंतित रहने लगे। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर डॉक्टरों का बस एक ही कहना था कि प्रिया की मानसिक स्थिति खराब हो गई है, उसे जल्द से जल्द किसी मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाए। पर इस बात के लिए उसके दादा दादी बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। एक दिन की बात है, नीलिमा अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी उसे जोर जोर से सामने वाले घर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही वहां गई, उसने देखा प्रिया अपने हाथ में चाकू लिए सबको डरा रही थी। क्या हुआ अंकल जी, आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? देखो ना बेटा, हमारी प्रिया को क्या हो गया है। वो कैसे चाकू से अपने ही शरीर पर जख्म किए जा रही है। हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं और वो है कि किसी की सुन ही नहीं रही। उसने कहा है अगर उसके करीब कोई भी गया तो वो सबको मार देगी। नीलिमा ने प्रिया की ओर देखा। वो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और धसी हुई थी। डरावनी सी आवाज में वो कुछ खुसफुसा रही थी। अंकल आंटी, आप लोग जो समझ रहे हैं वैसा नहीं है। प्रिया पर अभी अपना कोई कंट्रोल नहीं है। आप सब रुकिए, मैं अभी अपने पति को बुलाकर लाती हूँ। देखना वो सब ठीक कर देंगे। इसके बाद नीलिमा अपने पति जयंत को अपने साथ ले आई। जयंत ने आकर जब प्रिया की ओर देखा तो वो सारी बात समझ गया कि प्रिया के ऊपर किसी प्रेत का बंधन है। आप सभी लोग पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए। जयंत ने कुछ मंत्र बोलना शुरू किए, पर उसकी आवाज सुनकर प्रिया हाथों के बल रेंगते हुए वहां से बाहर भाग गई। तभी घर की बत्ती भी अचानक चली गई। सब काफी डरे हुए थे और मोमबत्ती लिए हाथ में प्रिया को ढूंढ रहे थे। प्रिया की हंसी पूरे घर में गूंज रही थी, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो आवाज आखिर आ कहां से रही है। जयंत उसे चारों ओर ढूंढ रहा था,
पर तभी उस पर खून की कुछ बूंदें गिरी। उसने जैसे ही ऊपर देखा तो प्रिया छत से चिपकी हुई थी। उसने प्रिया को देख जोर जोर से मंत्र पढ़ने चालू किया। प्रिया गुस्से से जयंत के ऊपर कूदी और उसका गला दबाने की कोशिश करने लगी, पर तभी पीछे से नीलिमा ने आकर उस पर गंगा जल छिड़का और प्रिया वहीं बेहोश हो गई। ये सब क्या हो रहा है मेरी पोती के साथ? आपकी पोती प्रेत के बंधन में फंसी हुई है। अगर हमने इसे जल्दी बाहर नहीं निकाला तो वो प्रेत इसकी जान भी ले सकता है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? जी, मुझे तांत्रिक शक्तियों का थोड़ा बहुत ज्ञान है। इंसान अपने संतुलन से तभी बाहर जाता है जब उस पर किसी और का कब्जा हो जाए। इसलिए आपकी बेटी ऐसी हरकतें कर रही थी। बेटा, कैसे भी मेरी पोती को ठीक कर दो। तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर हम पर आभारी रहेगा। मेरे बेटे बहू के जाने के बाद इन दोनों को देखकर हमारी जिंदगी आगे बढ़ रही है। बहुत संभाल कर मैंने इनकी परवरिश की है। अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो हम दोनों बूढ़ा बूढ़ी भी नहीं जी पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी पोती पहले जैसी ठीक हो जाए। उस दिन तो प्रिया को किसी तरह जयंत ने काबू कर लिया था, पर दिन ब दिन आगे वो और भयानक हो गई। घर के कीड़े कॉकरोच को पकड़कर खा जाती थी, घंटों दीवारों पर सर पटकती थी, दिन भर एक ही कमरे में चुपचाप बड़बड़ाया करती थी। आज की विधि सबसे ज्यादा कठिन है। आप लोग घर जाइए। मुझे आज की पूरी तंत्र साधना से प्रिया के अंदर बैठे प्रेत को निकालना होगा। वो प्रेत किसी और के शरीर में भी जा सकता है, इसलिए आप सबको यहाँ से जाना होगा। इसके बाद वो सब लोग वहां से चले गए। अगले दिन सुबह प्रिया एकदम ठीक थी। वो जयंत के साथ खड़ी थी। आपकी पोती बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने हमारी मदद की। प्रिया बेटा, चलो अपने कमरे में चलो, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद से प्रिया पहले जैसे दूसरों पर गुस्सा करना, खुद को नुकसान पहुंचाना, ये सब तो नहीं कर रही थी, पर उसने सबसे बोलना बिल्कुल कम कर दिया था। घर वालों को लगा कि शायद उस सदमे से बाहर निकलने में प्रिया को थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए वो लोग भी उससे ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। पर एक दिन की बात है, जब प्रिया पूरे घर में कहीं नहीं थी, उसे सब जगह तलाशा गया, पर वो कहीं नहीं मिली। मिला तो बस उसका एक खत, जिसमें उसने लिखा था कि वो इस कैद भरी जिंदगी से तंग आ चुकी है, इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो इस शहर को छोड़कर दूर जा रही है। ये सब पढ़कर घर वाले काफी दिन तक सदमे में रहे, पर वक्त के साथ वो भी प्रिया के बिना जीना सीख गए। इसी तरह देखते ही देखते 8 महीने बीत चुके थे। अब नीलिमा ने भी एक प्यारे से लड़के को जन्म दिया था, जिसे देख सभी बहुत खुश थे। दादा, ये बेबी कितना प्यारा है ना? आपको नहीं लग रहा ये बिल्कुल प्रिया दीदी जैसा है? खोलो मुझे, यहाँ से बाहर निकालो। क्यों बांधा हुआ है मुझे यहाँ? कोई है? कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। घबराओ मत प्रिया, इसकी आदत डाल लो। अब तुम्हें यहीं रहना है। ये सब तुम मेरे साथ क्यों कर रही हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरे बच्चे को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे बच्चे का बलिदान चाहिए। तुम पागल हो गई हो क्या? ये सब क्या बोल रही हो तुम? पिछले 3 बार से मैं माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर मेरा बच्चा मेरी कोख में ही दम तोड़ देता है। डॉक्टर ने कहा चाहे मैं कुछ भी कर लूं,
पर मेरे अंदर के हार्मोनल चेंजेस की वजह से कभी भी मैं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। इसीलिए मैंने और मेरे पति ने तंत्र का रास्ता चुना। अगर भगवान मुझे बच्चा नहीं दे सकते तो मैं शैतान से अपना बच्चा पाकर रहूंगी। जब से मैं यहाँ पर आई हूं तब से मेरी नजर तुम पर थी। मैंने बहुत कोशिश की कि तुम लोगों से बातचीत करूं, पर तुम्हारे दादा दादी ने हमेशा हमसे दूरी बनाए रखी। ये सब करना हमारे लिए आसान नहीं था। तुम्हें याद है वो एनिवर्सरी की नाइट? उस दिन तुमने जो खाना खाया था उसमें मैंने शमशान की राख मिलाई थी और तुम्हारे ऊपर वशीकरण कर तुमसे वो सब करवाया, जिससे तुम्हारे घर वाले बहुत डर गए। इसी का फायदा उठाकर मैं तुम्हारे घर में आई और मैंने उनसे कहा कि मेरे पति तुम्हें पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं, और उन बेवकूफ लोगों ने हम पर भरोसा कर लिया। सोच लो एक बार नीलिमा, तुम्हें लगता है ये सब ठीक होगा? इतनी मुश्किलों से हमने ये सब किया है। तुम्हें पता है ना, आज काली चौदस की रात है। आज की रात काली शक्तियां अपने चरम पर होंगी। इससे बेहतर समय हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। प्रिया अभी हमारे वशीकरण में है। तुम्हारे पास केवल आज की रात ही है। जाओ, प्रिया को अपने कमरे में ले जाओ। छी, अरे कैसी औरत हो तुम? नहीं, औरत नहीं, चुड़ैल हो तुम, जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। पर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरा बच्चा इस दुनिया में तभी आ सकता है जब मैं शैतान को किसी और का बच्चा भेंट कर दूं। जैसे ही तुम्हारा बच्चा 7वें महीने में आएगा, मुझे तुम्हारे बच्चे की बलि चढ़ानी होगी। तब जाकर मेरे शैतान मुझसे प्रसन्न होंगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे यहाँ से जाने दो। देखो, ऐसे रो मत, वरना तुम्हारे बच्चे को तकलीफ होगी। अब तुम्हें हमारे साथ यहीं रहना है तो थोड़ा तो कंट्रीब्यूशन करोगी ना? घबराओ मत, मैं जयंत से बोलूंगी तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ ना होने दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है प्रिया और उसके बच्चे के साथ क्या हुआ होगा? क्या जयंत और नीलिमा ने मिलकर उसे मार दिया होगा या वो बचकर वापस आएगा? अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताएं। धन्यवाद। कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए